बेटा हम लोग बात कर रहे थे कि फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है वो मोनोसैकेराइड या ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, मूवमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डाइसैकेराइड और स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड। हो गया। उसके बाद आपको बताया गया था कि पार, क्या बताया गया था? पार, PAR, पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब बेटा मैं आपको एक बात बताऊंगा कि एक साइंटिस्ट थे वैन नील, हाँ, वैन नील साहब ने क्या किया था, इन्होंने प्रूव किया था कि वाटर एक हाइड्रोजन डोनर है। कैसे? इन्होंने क्या किया, यहां पे लिया H2S और यहां पे लिया कार्बन डाइऑक्साइड और बैक्टीरिया के अंदर सिंथेसाइज किया कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 और यहाँ निकाल दिया सल्फर। इन्होंने कहा अगर आप सोचो यहाँ अगर H2O लेते तो वहाँ क्या निकलता? ऑक्सीजन। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन क्या वाटर क्या होता है, एक हाइड्रोजन डोनर के रूप में काम करता है। लिखना अकॉर्डिंग टू वैन नील, लिखो अगला पॉइंट। हाँ, अकॉर्डिंग टू वैन नील, पूरा नाम है C. वैन नील। वाटर इज हाइड्रोजन डोनर in photosynthesis. लिखो he used H2S, इसे केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S as hydrogen donor in photosynthesis in bacteria. हो गया? कहाँ तक लिखा है बेटा बताओ? According to Van Niel, water is hydrogen donor in photosynthesis. He used H2S as hydrogen donor in photosynthesis in bacteria. लिख लिया? चलो फुल स्टॉप। अब बेटा हम लोगों को लिखना है, इस इक्वेशन को लिख लो। इक्वेशन को नोट किया? इक्वेशन को नोट कर लो। फिर हम लोग बात करते हैं कि CO2 जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसको एक्सपेरिमेंटली, ठीक, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। मिटाऊं इसको? चलो इधर देखना बेटा। अब हमें प्रूव करना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है, ठीक। कैसे करते हैं इधर देखना एक बार। इन्होंने किया क्या कि एक यहाँ पे गमला लिया, इसको ऐसे रखा, इसमें पौधा लगाया, ये लीफ है, और इन्होंने क्या किया, एक पत्ती जो है, इस पत्ती को एक बोतल में बंद किया। इसको एक काम करो, बोतल को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, जिससे पत्ती का एक मेजर पार्ट अंदर आ जाए, यहाँ से। और यहाँ पे रख दिया बेटा KOH से भीगा कॉटन। अब KOH रखने का फ़ायदा क्या हुआ?
और यहाँ डालने लगे ये लाइट। हाँ बोलो क्या कहना चाह रहे हो? इसको ऑक्सीजन नहीं बेटा, CO2 किसको एब्जॉर्ब करेगा? CO2 को। बेटा KOH जो होता है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे क्या हो गया, यहाँ पर CO2 फ्री मीडियम मिल गया, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, समझ गए ना। अब इन्होंने यहाँ लाइट डाली, ऐसे लाइट पड़ने लगी, फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, यहाँ भी लाइट पड़ रही होगी, या इसे आप यहाँ बना लो कि यहाँ सूरज भगवान निकल आए, लाइट सब हर जगह पड़ रही है। कुछ समय बाद इन्होंने इस पत्ती को तोड़ा और बोतल से बाहर निकाला। जब इन्होंने पत्ती को तोड़ा और बोतल से बाहर निकाला और इस पे आयोडीन का टेस्ट किया, आयोडीन ब्लू डाला, तो इन्होंने क्या देखा कि इधर वाली पत्ती नीली हो गई, डार्क हो गई, लेकिन इधर वाली पत्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं, आयोडीन जो होता है बेटा वो स्टार्च के साथ मिल जाता है और वहाँ फंस जाता है, और आपको बता दें स्टार्च आयोडीन को एब्जॉर्ब करके नीला पड़ जाता है, और जहाँ स्टार्च नहीं है वहाँ पर नीला नहीं पड़ेगा, मतलब वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये वैसे एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, कहीं एक ऑनलाइन में लिख दिया है ना, लिख दिया है, वैसे डायग्राम वगैरह नहीं बना है बट लिख दिया है। ठीक, इसको लिखवा दें, इसको बनाओ मत, ऐसे मैं लिखवा दे रहा हूँ। ठीक, लिखो CO2 is essential for photosynthesis, essential for photosynthesis was proved by half leaf experiment, half leaf experiment। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट या मॉल एक्सपेरिमेंट, पता ही नहीं आपको? इसे मॉल साहब ने किया था, MOLLS, मॉल्स एक्सपेरिमेंट। हाँ रहा होगा, लाइफ प्रोसेस में फोटो से वहाँ हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट या मॉल्स एक्सपेरिमेंट हो गया। हाँ तो वही बात है, ये आधा रखा है, वहाँ पूरा रख दिया था। हो गया, लिख लिया। चलो बेटा आप ध्यान देना, अब एक डायग्राम आप बनाना यहाँ पे। अभी आप शुरुआत कर रहे हो, इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इधर देखना, यहाँ देखो, उसे बाद में देखना। ये आपके पास लीफ है बेटा, मान लो यहाँ से लाइट आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है आगे, जितनी लाइट आएगी इंसिडेंट लाइट जो आ रही है उसमें से आपको बता दूं 85% रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 10% रिफ्रैक्ट हो जाएगी आर पार। ठीक, अब बचा कितना? 5%। ये जो 1 से 5% है, ये 5% है, ये कहाँ जाएगी? लीफ के अंदर, अंदर जाएगी। और इसमें से बेटा आपको बता दें लगभग 2 से 3% यूज होगी फोटोसिंथेसिस में, और 1 से 2% कॉज करती है हीटिंग इफेक्ट, वहाँ गर्मी पैदा करती है। आपसे पीएमटी में सिर्फ इस डायग्राम से एक ही सवाल पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में इंसिडेंट लाइट का कितना % पार्टिसिपेट करेगा? 2 से 3%। या पूछा जाता है लीफ के अंदर कितना लाइट एंटर करता है, यूटिलाइज करता है? 1 से 5%। 1 से एंटर करता है, 1 से 5%, बस इतना पूछा जाता है। सिर्फ एक सवाल के लिए डायग्राम मैंने बनाया है, आप भी बना लो। एक सवाल बहुत होता है, 5 नंबर होता है भाई, अगर गलत हो गया तो एक और जाएगा ना, इसलिए 5 कहा जाता है।
आप लोग फोटोसिंथेसिस शुरू किए हो, 1-2 दिन में इसका भी मॉड्यूल दे दें। इसका कौन सा नंबर होगा? तीसरा। हाँ तीसरा ही होगा। उसमें सब डलवा दिया देखो। हाँ और जहाँ ज़रूरी पड़ेगी ना वहाँ दूंगा भी। जैसे मॉड्यूल में शायद इस चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट वाला नहीं है, वो सेल वाले में, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का दे दूंगा। देखिए वैसे मॉड्यूल में इतने क्वेश्चन है, करो तो वैसे ही हो जाए, लेकिन करते ही नहीं हो। सिर्फ 1-2-3 बच्चे हैं, 3-4 बच्चे जो ढंग से मॉड्यूल को पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, मैंने देखा है। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, नहीं तो उनको लगेगा वाह 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 मेरी तारीफ़ हो गई। तो बाकी भी करना शुरू करो। अच्छा क्रिस कह रहा है एक तो मैं ही हूँ ना पढ़ने वालों में। हो गया, बना लिया? चलो बेटा अब ये 1 से लेकर 2% हीट जनरेशन नहीं बेटा, वो टेम्परेचर बढ़ाता है ना। चलो अब बेटा हेडिंग बनाओ प्लास्टिड। क्या बनाओगे? प्लास्टिड। टेन % नीचे रिफ्रैक्ट हो जा रही ना बेटा, आर पार। आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा है? ये वर्ड पढ़ा होगा ना, रिफ्रैक्शन जब मीडियम में जाए और जब बाहर वापस चली जाए तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। बेटा हेडिंग बनाना प्लास्टिड। प्लास्टिड देखो बेटा, प्लास्टिड वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय हेकल। हेकल पूरा नाम था अर्नेस्ट हेकल, ERNEST, अर्नेस्ट हेकल। हेकल HAECKEL, हेकल। कोई बच्चा इंक ही ले गया क्या? नहीं अभी भरी पड़ी थी आधी यहीं पे, पता नहीं क्या हो गया, या नीचे गिर गई हो। कोई बात हाँ लिख लिया अर्नेस्ट हेकल। आगे लिखना प्लास्टिड इज, कोई नहीं साफ हो जाएगा, कुछ नहीं, ये अपना काम है बेटा, प्रोफेशन है। वो बच्चों के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। प्लास्टिड इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली, नहीं एनिमल प्लांट सब मिला के ओवरऑल सबसे बड़े। प्लास्टिड तो होता ही नहीं वहाँ पे, क्या था क्या? प्लास्टिड एनिमल में होता ही नहीं भाई, गलत लिखाया था। कुछ स्कूल में थे भाई तुम, एनसीईआरटी में कहाँ प्लास्टिड लिखो? एनिमल सेल में प्लास्टिड है। अरे भाई ले आइयो दिखाइयो, ऐसी गलती होगी तो इनको कंप्लेन करना पड़ेगा ना। ऐसे कई गलतियां कर रखे हैं लोग ना यार, एनिमल में प्लास्टिड इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते ना। एक बार देख लेना और अगर होगा तो लेके ज़रूर आना। कहाँ थे?
लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली हो गया, प्लास्टिड इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली एंड डबल मेम्ब्रेनस, 2 लेयर होती है इसमें। फुल स्टॉप आगे लिखना। प्लास्टिड इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लास्टिड इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, फंजाई, एनिमल्स एंड हेटेरोट्रॉफिक प्रोटिस्टा। हेटेरोट्रॉफिक प्रोटिस्टा जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, PROTISTA, हेटेरोट्रॉफिक प्रोटिस्टा। बेटा प्रोटिस्टा जहां भी लिखना, अगर लिखना चाहते हो इसके बारे में सीधे लिख लेना यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। एक सेल वाले यूकैरियोट जितने होते हैं वो सारे प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। प्रोटिस्टा के ब्रैकेट में लिखना यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। वैसे किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगा तो भी बताऊंगा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जो यूकैरियोटा एक सेल वाले हैं सारे प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। समझ गए? वैसे कहीं भी रख दिए जाएं, समझ गए नहीं? चलो आगे देखते हैं। हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन हम लोग प्रोटिस्टा थोड़ी है। प्रोटिस्टा में हमेशा यूनिसेलुलर रहेगा। क्यों? फंजाई क्या है, एनिमल क्या है? बैक्टीरिया देखो प्रोकैरियोटा है। इधर देखना आगे, आगे लिखो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। पहला ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तीसरा क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। हो गया? बेटा ध्यान देना, प्लास्टिड कोई भी हो, चाहे ल्यूकोप्लास्ट हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे क्रोमोप्लास्ट हो, सबकी ओरिजिन होती है एक कॉमन स्ट्रक्चर से। उसका नाम है प्रोप्लास्टिड। क्या नाम है? प्रोप्लास्टिड। लिखना, these plastids arise from common precursor जानते हो ना? प्रिकर्सर मॉलिक्यूल केमिस्ट्री मोड नहीं आया अभी तक। लिखो PRECURSOR, प्रिकर्सर। प्रिकर्सर मतलब जो उसके पहले के, PRECURSOR, प्रिकर्सर। प्रिकर्सर प्रोप्लास्टिड, प्रिकर्सर प्रोप्लास्टिड। यहाँ देखना, हमारे पास यहाँ पर बेटा प्रोप्लास्टिड है, प्रोप्लास्टिड है। इस प्रोप्लास्टिड से बन सकता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या बन सकता है? ल्यूकोप्लास्ट। और इससे बन सकता है क्लोरोप्लास्ट, और इससे बन सकता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको मतलब ल्यूकोसाइट वर्ड आपने पढ़ा है? ल्यूकोसाइट पढ़ा था ना, WBC। ल्यूको मतलब कलरलेस, क्लोरो मतलब ग्रीन, क्रोमो मतलब कलर्ड। ये कलरलेस होते हैं, वो ग्रीन होते हैं, वो बाकी कलर वाले होते हैं। बेटा एक कमाल की बात है, ल्यूकोप्लास्ट कैन चेंज इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कैन चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट, बट क्रोमोप्लास्ट आगे नहीं बढ़ेगा। बच्चा बड़ा होकर बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा कभी बच्चा नहीं बनता। समझ गए ना? अब यहाँ पे एक सवाल है, इधर देखो।
ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कैसे बदलता है। आपको पता है, आप लोगों ने आलू देखा है कभी भी लाइफ में? अच्छा, कभी खरीदा है? अरे वाह, आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हो। तो आलू खरीदने नहीं, ऐसा बोल दिया मन रखने के लिए। तो कभी आलू खरीदने आप जाओ तो घर वालों की हिदायत या मदर की हिदायत ये होती है, देखना, देख के लेना, वो हरी वाली मत ना रखना। जो कभी कभी आलू देखो किनारे किनारे हल्की सी सरफेस पे हरी हो जाती है, वो हरी क्यों हो जाती है? इतना तेज दिमाग क्यों तुम लोग, मतलब इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो, तुरंत एलगी आ गया। इधर देखो बेटा, वो जो आलू खेती आप लोगों ने देखा है? किसी ने आलू खेती देखा है? एक बच्चा कोई बोल रहा नहीं देखा है। कैसे होती है आलू खेती? जमीन के अंदर। बेटा ध्यान देना, होता क्या है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे आलू लगता है, ऐसे लगता है आलू। ध्यान देना बेटा, ये मॉडिफाइड स्टेम है। बेटा थोड़ा पढ़ लो। और बेटा देखो, जब मैं क्लास 7th में था तो इंग्लिश में कहानी थी कि आप सड़क पे छड़ी घुमाते हुए चलो, नाचते हुए चलो, लेकिन आपकी फ्रीडम वहीं ख़त्म होती जहाँ दूसरे की शुरू होती है। और आपको ये हक नहीं है कि आप किसी का करियर बर्बाद करो, सिर्फ अपना बर्बाद करो। मैंने कई बार समझाया है, आप दूसरे को नहीं बर्बाद कर सकते, सही है कि नहीं? तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी देर ध्यान देते हैं। अब क्या है बेटा, ये ज़मीन के अंदर है। कभी कभी होता है कि यहाँ ऊपर की मिट्टी हट गई, या फिर बड़ी होकर के यहाँ तक उभर आई, मिट्टी हट गई। ये देखो अब यहाँ सनलाइट पड़ेगी ना, ये जहाँ सनलाइट पड़ती है इतनी दूर हरी हो जाती है। ल्यूकोप्लास्ट चेंज इनटू क्लोरोप्लास्ट। यहाँ से एक दूसरा एक कंसेप्ट निकल आया, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल या फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सही है ना, कि मतलब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बनने के लिए, क्लोरोप्लास्ट डेवलप होने के लिए सनलाइट जरूरी है। ये लाइन जैसे आई, हमने काउंटर एक्सपेरिमेंट कर दिया। पीएमटी का सवाल वो भी बन गया। काउंटर एक्सपेरिमेंट क्या किया, गमला उठाया जिसमें पौधा लगा हुआ है, खाली गमला नहीं, ले जा करके एक कमरे में रख दिया और अंधेरा कर दिया, चारों तरफ से अंधेरा कर दिया, पूरी तरह बंद। और जब कुछ दिन बाद उस कमरे को खोल करके हमने देखा तो उस गमले के पौधे पे जो पत्तियां लगी हुई थी, लीव्स, बिकम येलोइश इन कलर। लाइट के एब्सेंस में पत्तियां पीली पड़ने लगी थी। क्या पड़ने लगी थी? पीली। और इस घटना को हमने कहा इटियोलेशन। क्या बोलते हैं? ये भी पीएमटी का सवाल है कि सनलाइट के एब्सेंस में क्लोरोप्लास्ट हमारा नहीं बनता तो पत्तियां पीली पड़ने लगती, उसे क्या बोलते हैं? इटियोलेशन। अगर यहीं पे कोई बच्चा आपसे सवाल अलग पूछ ले कि सर ये ठीक तो है कि आपने बता दिया इटियोलेशन, लेकिन कभी कभी जब तेज धूप होती मई जून में, पेड़ पे लगी पत्तियों में भी ब्राउन स्पॉट पड़ जाता है बीच बीच में, वहां भी तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल डैमेज हो जाता है, उसे क्या कहोगे? सोलराइजेशन। सोलर इफेक्ट है, सनलाइट की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाया, मर गया, वो सोलराइजेशन है। लाइट के एब्सेंस में क्लोरोप्लास्ट खत्म हो रहा है, ये इटियोलेशन है। और लाइट के प्रेजेंस में डैमेज हो रहा है, वो सोलराइजेशन है। समझ गए? मतलब यहाँ से 2-3 सवाल तड़ से निकल गए। चलो इसको बना लो, फिर एक एक पढ़ाता हूँ। पहले इसको, फिर इसको, फिर हमें नहीं लग रहा है आज ये हो पाएगा, क्योंकि पूरी क्लास खींच जाता है क्लोरोप्लास्ट। टाइम है, शुरू तो हो सकता है।
बन गया बेटा? अब सबसे पहली हेडिंग बनाओ, ल्यूकोप्लास्ट। अभी बेटा धीरे धीरे पढ़ो, आप लोग जैसे पढ़ रहे हो धीरे धीरे। ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्ट मतलब बेटा प्लास्टिड, ल्यूको मतलब कलरलेस। अगर एक कलरलेस है तो कहाँ पाई जाएगी? प्लांट का जो पार्ट कलरलेस है, जहाँ लाइट नहीं पहुँचे, क्यों लाइट पहुँचती ल्यूकोप्लास्ट चेंज इनटू क्लोरोप्लास्ट। मतलब फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट, इंटरनल पार्ट, सीड, फ्रूट। सही है ना? लिखो, ल्यूकोप्लास्ट इज फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट, internal part, seeds, fruit, etc. लिखना, ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज ऑफ फूड, ये भोजन को स्टोर करता है, इज स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, ये भोजन का स्टोर होता है। बेटा आप एनिमल प्लांट कुल मिला करके बताओ मेन फूड कौन कौन से हैं हमारे, ये मैं बता चुका हूँ, सीक्वेंस भी बता रखा हूँ। हाँ, मैं फूड के सोर्स नहीं पूछ रहा हूँ, फूड, हाँ बताओ, सीक्वेंस ही बताया था, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। यही याद रखना है, बॉडी जब हमारी भूखी होती है तो सबसे पहले क्या यूज करें? कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन। समझ गया? तो बेटा हमारे पास है यहाँ पे 3 तरह के ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि 3 तरह के भोजन हमारे पास हैं। बेटा एक बात बताओ, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए हमने कौन सा एंजाइम यूज किया था? अमाइलेज। क्या यूज किया था? अमाइलेज। अमाइल वर्ड आता है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के लिए, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा अमाइलोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? अमाइलोप्लास्ट। जो फैट के लिए एंजाइम कौन आया था? लाइपेज। ये हो जाएगा बेटा हमारा लिपोप्लास्ट। अब बेटा फैट हमारा ऑयल के फॉर्म में भी होता है, तो इसका एक नाम और हम लोग रख देते हैं इलियोप्लास्ट, क्योंकि इलियो वर्ड आता है तेल के लिए। प्रोटीन के लिए एंजाइम क्या था? प्रोटीएज, पेप्टाइडेज, याद है ना? यहाँ हो जाएगा प्रोटीनोप्लास्ट, और इसका एक नाम और है एल्यूरोप्लास्ट। ये 2 नाम हो गए फैट के लिए, लाइपेज। बेटा आप ध्यान देना, लिखो मत अभी। ये क्या स्टोर करेगा? स्टोर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा। बेटा इसके उदाहरण हमें जानने हैं। कार्बोहाइड्रेट का अब सोर्स बताओ, आपके भोजन में क्या क्या है? चोट लगी क्या? वीट, तुम गेहूं खाते हो, ठीक, गेहूं का आटा सारे खाते हैं हम, लेकिन गेहूं के आटे की रोटी बना के खाते हैं। इधर देखना, तो सबसे पहला एग्जांपल है वीट। क्या है वृंदा? ये क्या लिखा हुआ है? इसका नाम बताओ वीट का, बट साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम, देखो बेटा जो एग्जाम में आते हैं उनका नाम मैं लिख दिया करूंगा, मेरी आदत है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट। जो नहीं आते मैं नहीं लिखूंगा, ठीक। ट्रिटिकम एस्टिवम। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है राइस, इसका नाम है ओराइजी सैटिवस। अगला हमारे पास है मक्का, इसका नाम है बेटा जीमेज।
हाँ बेटा, साइंटिफिक नाम ही है। अगला आपके पास स्टार्च का सोर्स है आलू, इसका नाम है सोलेनम ट्यूबेरोसम। अगला है बेटा आलू के बाद शकरकंदी, वो गंदी नहीं होती, कंदी होती है, गंदी गंदी बोलते हो, उसे कहते हैं स्वीट पोटैटो। हाँ गांव में गंदी बोलते हैं ना, शकरकंदी, शकरकंदी होता है, स्वीट पोटैटो। इसे बोलते हैं आइपोमिया बटाटा। बटाटा, आइपोमिया बटाटा। बेटा इधर देखो, ये तो हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट वाले सोर्स। इलियोप्लास्ट स्टोर करता है फैट और ऑयल, तेल। तो इसका सोर्स आपके पास है मस्टर्ड, इसे सरसों भी लिखते हैं हम लोग, हाँ सरसों। मस्टर्ड का नाम है बेटा ब्रासिका कंप्रेस्टिस। जो पीली सरसों हम लोग इन जनरल यूज करते हैं, काली वाली होती ब्रासिका नाइगर। ब्रासिका कंप्रेस्टिस, मस्टर्ड। और तेल का सोर्स आपके पास है, वो तो ओलिव यूरोपियाना, वो आपका नहीं है। हाँ पीनट है आपका, पीनट। पीनट के एक नाम और होता है ग्राउंड नट। पीनट को बोलते हैं हम लोग, जमीन के अंदर होता है ना, अरैकिस हाइपोजिया। जो सिलेबस में बेटा वही बताऊंगा, इस तरह तो तिल का, अलसी का, कई चीज़ों का होता है। हाँ कोकोनट पढ़ाऊंगा, कोकस नुसीफेरा, वो तो आपके एग्जाम में आता है। हाँ तो हमारे पास एक और है जो आता है एग्जाम में, हाँ हेलियंथस एन्नस, सनफ्लावर। सनफ्लावर, सूरजमुखी है? हेलियनस, हेलियंथस। बेटा प्रोटीन, ये सोर्स किसका है? प्रोटीन का। प्रोटीन स्टोर करता है, इसका एग्जांपल आपके पास है कि सबसे पहले सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स। अरे जो सिलेबस में आता है भाई उसे लिखो, काजू बादाम थोड़ी लिखना है यहाँ पे। सोयाबीन है, ग्लाइसिन मैक्स है। और प्रोटीन के सोर्स में आपका आता है दालें, पल्सेज। पल्सेज में एक आता है हमारे पास ग्रीन मूंग। हाँ ग्रीन मूंग होता है, मुंगो मुंगो। बेटा मुंगो मुंगो ग्रीन मूंग होती है, और जो उड़द होती है ब्लैक वाली, वो उसका नाम मुंगो मुंगो नहीं होता, उसको और होता है। हाँ जो पीली दाल उसका नाम है कजानस, कजानस। वो केवल दाल लिखा जाता है, आपके एग्जाम में नहीं है, बस इतना लिख लो आप। बेटा अभी हंस रहे हो, एग्जाम में आ जाएगा फिर पता चलेगा। रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अच्छा रो रहे हैं, रोड़ा नहीं कर रहे हैं। अभी तो बेटा कई नाम आए, याद हो जाएंगे धीरे धीरे। एक बार आया था, इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है उसका बोटेनिकल नेम आया था निलम्बो नूसीफेरा। वो लिखवाऊंगा बेटा, आएगा सिलेबस में, एक एग्जाम्पल है, लेकिन +2 के दूसरे चैप्टर में है वो। बेटा जो मॉर्फो पढ़ाऊँ तो उसमें लिखा दूंगा, जो जहाँ है वहीं लिखाऊंगा मैं, ये नहीं कि पहले दिन सारा उड़ेल दो ना। और ये वही चीज़ें यहाँ जो अक्सर आपकी थाली में मिलती हैं। देखो वो तो मिलते हैं, वीट, राइस, मेज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये तो मिलते ही अक्सर है। स्वीट पोटैटो छोड़ दो, बाकी तो डेली रूटीन में है, सही है ना।
और इसमें भी मस्टर्ड, पीनट, सनफ्लावर, इन सरसों जो यूज नहीं करता या देसी घी या फिर पीनट और सनफ्लावर का रिफाइंड यूज कर रहे हैं। सही है नहीं? सरसों देसी घी का अल्टरनेट यही दो हैं अपने इंडिया में, और कौन है? यही है। गांव के लोग चलो फिर भी घी वगैरह यूज कर लेते हैं, शहरों में तो लोग तो छानने के लिए तो रिफाइंड ही लाते हैं। नहीं, जो गांव से नहीं जुड़े हो तो कहाँ लाओगे? तुम कौन से बड़े शहर में रह रहे हो? जो गांव से जिनकी रूट है वो तो घी लाते ही लाते हैं, जो प्योर हो चुके हैं तो वो तो। मैं आपको बता दूं, अपने शहर में एक दो होटल को छोड़, एक को छोड़ दें, शायद एक ही है और कोई देसी घी यूज नहीं करता, वो प्योर देसी घी यूज करता है। नाम नहीं बताऊँ, मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। वो गोविंद ढाबा, उसके अलावा और कोई देसी घी यूज़ नहीं करता है। वो तो सारी चीज़ें देसी घी में ही बनाते हैं। मैं वहाँ 2012 से खाना खा रहा हूँ, बहुत सही खिलाते हैं। अब तो बढ़िया बना लिया उन्होंने नीचे ऊपर, पहले तो केवल ऐसे था सादा सादा, तभी हम लोग खा रहे थे, सीढ़ियाँ बीच में होती थी, तो बाद में तोड़ा उड़ा, इन्होंने तोड़ा है 2014 में। दाल तो मैं कभी नहीं खाया, मैं दाल खाते नहीं, मैं घर पे नहीं दाल खाता तो वहाँ खाऊँगा। बात बता रहे तुम। हाँ, जलेबी सुना है। ये यहाँ जो अपना रिजल्ट बादल है ना, ये वही फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता था। एक दिन कहते सर आप गोविंद ढाबा मत जाएगा। हम क्यों? कहा सर में बगल में हरलाल का ढाबा है। हम कहते तो कहा सर उसकी दाल बड़ी सही है। हम कहे यार बेटा मैं दाल खाता नहीं, जाता ज़रूर। वो वहीं से एक्चुअल में ना, वो बच्चा अब घर से अलग रह के अपने बुआ के घर के ऊपर एक कमरा था, वहाँ पढ़ा करता था। तो जब उसकी मम्मी टिफ़िन जिस दिन नहीं भेजती थी या कहीं चली जाती थी तो कभी शिकायत नहीं करता, जाके वहाँ ढाबे से दाल रोटी लेके खा लेता था। और +2 में पहले अटेम्प्ट में हिसार में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर सेलेक्ट हुआ। UCMS दिल्ली मिला है उसे, फाइनल हो चुका है। तो बच्चा बड़ा बेहद शरीफ है, उसको बोल दे बट अगर डाउट लेने आगे बोल दे 2 मिनट। अब 2 मिनट बोल के घंटे भर बातें करो, बेचारा खड़ा रहेगा, कभी ये नहीं कहेगा सर मैं जाऊँ। कभी नहीं बोला कि मैं जाऊँ। बाकी बच्चे सर आधा घंटा क्या करूँ, मैं जाऊँ कल आ जाऊँ, लेकिन वो कभी नहीं बोला, चाहे घंटा खड़ा रहे। कुछ लेकर के पढ़ने लगता था, सर जब तक बात करें तो मैं कुछ पढ़ लूँगा, रिवाइज कर लूँगा, खड़े खड़े। तो बढ़िया बच्चा था। रैंचो तो कहानी थी। और IG सैटिवस, VUS, हेलियंथस एन्नस, हेलियंथस एन्नस, ANNUS। बेटा इनकी फैमिली जानोगे? नहीं, ये आपको पता है ना, ब्रेसिकेसी फैमिली का है, ये कंपोजिटी क्रूसीफेरी का है, ये लेग्यूमिनेसी वाले हैं, और ये पोएसी वाले हैं, और ये सोलनेसी का है। फैमिली मॉर्फोम पढ़ाऊँगा आपको, 3 पढ़ने बस, फैबेसी, सोलनेसी और लिलिएसी। बाकी मैं ब्रेसिकेसी, ग्रैमनी और कंपोजिटी एस्टेरेसी लिखा देता हूँ, अलग बात है, पढ़ना सिर्फ 3 है। नाम ही नए नए है ना। तुम लोग बेटा 3 पढ़ते दुखी हो जाते हो, यहाँ 20 पढ़ने पड़े थे और टोटल 416 हैं फैमिली, सब फैमिली मिला के 416 हैं, पढ़ने 20 पढ़े थे और तुम लोग 3 पढ़ते हो, उसमें दुखी हो जाते हो। हैं बेटे? ग्लाइसिन मैक्स, GLYSIN, ग्लाइसिन मैक्स। इसको पढ़ने के बाद ना तुम्हें केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल आसान लगने लगा। वो इससे बहुत आसान है, इसमें टेढ़े मेढ़े नाम होते हैं, उसमें कौन सीधा सीधा तो होता है। हाँ, D और F को छोड़ दो तो नाम का प्रोनाउंसिएशन वहाँ सही है। D ब्लॉक और F ब्लॉक में थोड़ा गड़बड़ मामला है उनके नाम, क्योंकि बाद में बनाए गए नाम है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल है। ये कर लिया बेटा, चलो हेडिंग बनाओ, क्लोरोप्लास्ट। अठारह हो गए ना, 21 हो गए। थोड़ा सा कहानी लिख लो क्योंकि आज समझा तो नहीं पाऊंगा।
आप लोग अभी पढ़ो, मैं आप लोगों को वीडियो कैसेट बनाना सिखा दूंगा। बेटा ये गलती तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो मैंने अंडरलाइन किया है अलग अलग, ये रूल है। कई बच्चे अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, अंडरलाइन करना है। ये देखो मैंने अलग अलग किया है। देखो जीनस और स्पीसीज को अलग अलग किया है, रूल है हमारा साइंस का, और मैं ऐसे थोड़ी किया है। अंडरलाइन करना जरूरी है। अगर इटैलिक लिखो तो अंडरलाइन जरूरी नहीं है। अगर आप इस हैंडराइटिंग में लिख रहे हो ना तो करना ही पड़ेगा, ये रूल है। और जीनस का देखो सब में पहला लेटर कैपिटल में लिखा है, स्पीसीज का सबका छोटा लिखा है, और आप लोग सबका बड़ा और सबका छोटा कर दिए होगे। ये क्या लास्ट वाला नीचे आइपोमिया बटाटा। देखो जीनस सारे बड़े हैं, स्पीसीज सारे छोटे हैं। ये बेटा रूल है हमारा। सीट नहीं मिली, पीछे मिली लास्ट में।